हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और बताइए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है आप लोगों के हाल चाल। पढ़ाई हो रही है ना? बिल्कुल, पढ़ते रहिए। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार याद होगी, ठीक? उतनी बार नहीं, उतना याद होता रहेगा और याद हो जाता है। जितनी बार आप पढ़ेंगे ना, रिवीजन बहुत ही अच्छा होता है, ठीक? आज की जो विषय वस्तु है हमारी, कौन सी है? पुरातात्विक स्रोत। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है पुरातात्विक स्रोत है आज की विषय वस्तु, ठीक है ना? साहित्यिक स्रोत हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारी बातचीत होगी पुरातात्विक स्रोत पर। हमने आपको स्रोत बताए थे, इतिहास जानने के स्रोत जो हमने बताए थे, दो तरीके के बताए थे ना। ये एक तो बताया था साहित्यिक स्रोत था, ठीक? और दूसरा ये क्या था? पुरातात्विक था। अब इसकी चर्चा हमने इसकी चर्चा मैं कर चुकी हूँ और इसकी चर्चा होनी है अब, ठीक? यहाँ पर तो अब यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर आपको पहले से लिखा हुआ है कि किस पर चर्चा होनी है हमारी। देखिए, पुरातात्विक स्रोत जो होता है ना, साहित्यिक स्रोत से कई गुना अच्छा माना जाता है। यानी कि साहित्यिक स्रोत ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है, ठीक? साहित्यिक स्रोतों की तुलना में ये पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक माना जाता है, ठीक है ना? यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ठीक? साहित्यिक स्रोत के लिए यह पुरातात्विक स्रोत पूरक का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है? अब साहित्यिक स्रोत है, जैसे किसी समय काल में राजाओं के यहाँ जो दरबारी रहते थे उन्होंने भी लिख दिया हो बातें, या और जो विद्वान हैं जो भी बातें लिखी जाती हैं साहित्यिक स्रोत में, वह अलग अलग साहित्यिक स्रोतों में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, बदलाव होता है। लेकिन यह पुरातात्विक स्रोत में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है, इसलिए यह ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। जैसे कोई राजा के यहाँ कोई दरबारी कवि हो, लेखक हो, विद्वान हो, जब वह राजा के बारे में कुछ लिखेगा तो क्या लिखेगा? एकदम अच्छी अच्छी बातें लिखेगा। वह चाहते हुए भी उनकी कोई कमी नहीं लिखेगा कि इस राजा में यह कमी है। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि राजा राज्य से निकाल देगा, उन्हें सज़ा दे देगा, उनके साथ और भी यातनाएं झेलनी पड़ सकती है उस विद्वान को। इस वजह से उनके बारे में कुछ भी गलत चीज़ें नहीं लिखी जाती। तो इसलिए, और वहीं कोई दूसरा विद्वान है जो उनके दरबार में नहीं है, तो उनकी बातें और भी लिखी जाती है कि नहीं, ये राजा ऐसा था, उस समय ऐसा हो रहा था। तो क्या हुआ? दोनों में अंतर हो जाता है। लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत होता है, अभिलेख, ये सब बातें कभी मिटती नहीं हैं, ठीक? वो सही मानी जाती है। देखिए, पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिलेख, ठीक? अभिलेख। फिर क्या पढ़ेंगे हम? मुद्रा पढ़ेंगे, मुद्रा, मृदभांड, मृदभांड के बाद मुहरे, चित्रकला, मूर्तिकला। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला। क्या पढ़ेंगे? स्थापत्य कला। इस स्थापत्य कला में क्या 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 रहेंगे? भवन, स्मारक, ठीक? ये सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हम जितनी भी पढ़ेंगे प्राचीन काल संबंधित पढ़ेंगे। जब हमारा मध्यकाल आएगा तो उसमें भी कुछ स्रोत जो भी होगा वो मैं आगे बता भी दूंगी, ठीक है ना? देखिए, इसमें अभिलेख क्या है? अभिलेख किसी पत्थर पर या किसी पिलर पे या किसी धातु के पत्रों पर
जब उत्कीर्ण किया जाता है, उत्कीर्ण का मतलब कि खोद खोद करके जो भी बातें लिखी जाती है वह क्या होती है, जो बातें लिखी जाती है ना वो इस अभिलेख पे लिखी रहती है। ठीक, अब अभिलेख क्या है, देखो इसीलिए पूरा यहाँ पर जो भी बातें लिख गई ना वह बातें कभी मिटेंगी नहीं, वह सत्य मानी जाएगी। इस वजह से जो भी चीज़ें उस समय काल में लिखी हैं वह प्रामाणिक हैं, है ना। अभिलेख देखिए, अभिलेख की जो मैं चर्चा कर रही हूँ यहाँ पर से पहले नंबर पे अभिलेख देखिए। ठीक, अभिलेख, अभिलेख यहाँ पर अभिलेख हमारे यहाँ दो प्रकार के होते हैं। एक तो विश्व का अभिलेख होता है, विश्व का, ठीक, एक भारत का। ठीक, तो भारत में सबसे जो ज्ञात प्राचीनतम अभिलेख है वह अशोक के अभिलेख है। कौन से हैं? भारत में सबसे ज्ञात प्राचीनतम कौन सा अभिलेख है? अशोक के अभिलेख हैं। ठीक, लेकिन इसके पहले भी अभिलेख हैं, किसके? हड़प्पा सभ्यता के। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए उसे प्राचीनतम की श्रेणी में भी नहीं रखा गया। लेकिन जिस दिन हड़प्पा सभ्यता की अभिलेख पढ़ लिया जाएगा, उस दिन यह सही माना जाएगा, यह क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पे आ जाएगा अशोक के अभिलेख। ठीक है, हाँ, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? इसमें देखिए अभिलेख जो है, अशोक के अभिलेख, यहाँ पर भारत में जो अशोक के अभिलेख है, अशोक के अभिलेख की जो लिपि है ना वह 4 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 4 प्रकार की। 4 अशोक के अभिलेख में 4 प्रकार की लिपियों का क्या हुआ है? लिपियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रयोग हुआ है। अब ये कौन सी है? पहली लिपि है ब्राह्मी लिपि। ठीक, पहली कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। दूसरी कौन सी है? किसे पता है? बताइए। खरोष्टी लिपि है। खरोष्टी, ये क्या है? लिपि है, लिपि। तीसरी लिपि क्या है? यूनानी। चौथी लिपि क्या है? अरमाइक। देखो क्या लिपि लिख दीजिए, नहीं आप लोग ना लिपि नहीं लिखेंगे। ठीक, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं ना वह 4 लिपियों में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि, अरमाइक लिपि। ये ब्राह्मी लिपि सर्वाधिक लिखी गई है, सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक, और खरोष्टी लिपि कहाँ लिखी गई है? खरोष्टी लिपि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में लिखी गई है। और ये यूनानी और अरमाइक कहाँ लिखी गई? यह सीमांत क्षेत्रों में लिखी गई है। ये यूनानी और अरमाइक सीमांत क्षेत्रों में। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से अभी मैं समझा रही हूँ, मैं एक एक करके लिखवा दूँगी। ठीक है ना। अभी देखिए, अब यहाँ पे मिटाती हूँ अशोक के अभिलेख। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से देख लीजिए। मैं जरा भारत का नक्शा बना के आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ठीक है ना। ये अशोक के अभिलेख, जैसे ये आपका भारत का नक्शा है।
दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक, तो इतना जो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? यहाँ पर ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। कितना, कैसे? सर्वाधिक। ठीक है ना, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि है। ये यहाँ पर क्यों ब्राह्मी लिपि इतने दूर में प्रयोग हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोग थे, निवासी थे, ब्राह्मी लिपि को पढ़ना लिखना जानते थे। ठीक, पढ़ना लिखना जानते थे, यानी कि जिस क्षेत्र में भाषा लिपि का प्रयोग हो रहा था, अशोक ने उन्हीं लिपियों का प्रयोग करवाया उस क्षेत्र में। ठीक है ना, प्रयोग करवाया। कैसा प्रयोग? अभिलेखों में उस भाषा लिपि का प्रयोग करवाया है जहाँ पर जिस भाषा लिपि का प्रयोग होता था। जैसे लोग, जैसे आज देखिए, आज पूरे भारत में, क्या पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश जानते हैं ना, तो अगर कोई चीज़ अगर सबके लिए जाननी है तो कैसे लिखवाते हैं? इंग्लिश में लिखवाते हैं, है ना। अगर कोई मान लो जहाँ पर इंग्लिश नहीं चलता हो, जैसे साउथ में चले जाइए, तो वहाँ के उनकी लोकल भाषा में लिखनी पड़ेगी ताकि जन जन को वह बात समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश में लिख देंगे काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये जो आपका चल रहा है, यहाँ पर ये कौन सा? यहाँ पर खरोष्टी लिपि था, खरोष्टी लिपि। ठीक, ये कौन सा है? यह पश्चिमोत्तर क्षेत्र है ये। ठीक, ये कौन सा? पश्चिमोत्तर। यहाँ पर भी खरोष्टी लिपि के जानने वाले लोग रहते थे। अब और आगे आ जाइए, यहाँ का एरिया जो है, यह क्या था? आज के ज़माने का जो है ना, आज के दौर का पाकिस्तान और कुछ अफ़गानिस्तान में ये कौन सी यहाँ पर भाषा चलती थी? कौन सी लिपि का प्रयोग हो? यहाँ पर देखिए, यही लिख दे रहा हूँ। यहाँ इस जगह की बात है, क्योंकि यहाँ भारत का नक्शा है, आप जाएंगे तो यहाँ पर अरमाइक और यूनानी, इसे क्या कहते हैं? सीरियाई कहते हैं ना, सीरियाई लिपियों का यहाँ पर प्रयोग होता था इस तरफ को। ठीक, यहाँ पर भारत में ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था और इसके इधर पश्चिमोत्तर में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अरमाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग हो रहा था। ठीक, इन्हीं लिपियों में अशोक ने अपने अभिलेख को लिखवाए। इसलिए लिखवाए कि यहाँ के लोग इन लिपियों का जानकार थे, इन लिपियों के बारे में जानते थे ताकि ये पढ़ सकें। ठीक है ना, इसका मतलब यही था कि इतने इन लिपियों का प्रयोग हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं विश्व के अभिलेख पर। ठीक है, हो गया? समझ में आ रही बातें ना? देखिए, मैं सरल तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ, तरीके और भी हैं, लेकिन कहीं समझ में ना आए। अब यहाँ पर देखिए, विश्व का अभिलेख की बातचीत हो रही है। ठीक है ना। अब विश्व का अभिलेख कौन सा है? एक अभिलेख है, कौन बताएगा नाम? बताइए। विश्व का अभिलेख है बोगज-कोई अभिलेख। ठीक है, बोगज-कोई अभिलेख। बोगज-कोई अभिलेख है। ये कहाँ? ये विश्व का है। इस बोगज-कोई अभिलेख को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? मितन्नी अभिलेख के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इस बोगज-कोई अभिलेख में ऋग्वैदिक कालीन 4 देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। इस अभिलेख में ऋग्वैदिक कालीन क्या हुआ? किसके? अब ऋग्वैदिक लीजिए या वैदिक लीजिए। ठीक है, वैदिक मैं लिख रही हूँ। वैदिक
कालीन 4 देवताओं के नाम लिखे हैं। कौन कौन से देवता हैं, किसे पता है? देवता, एक देवता है ना ये, इन देवता के नाम लिखे, देवताओं के नाम लिखे, ठीक है ना। ये कौन सा है? इंद्र, फिर वरुण, उसके बाद किसका नाम है? आप लोगों को पता है, क्यों बता नहीं रहे हैं? मित्र, नास्त्य, मित्र, और चौथे नंबर पे है नास्त्य। ठीक, यह 4 देवताओं के भोजकोई अभिलेख में लिखा हुआ है। ये भोजकोई अभिलेख में वैदिक कालीन 4 देवताओं के नाम लिखे हैं। किसके? इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य के। और ये इस अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? हमारे ऋग्वेद की जानकारी मिलती है। ठीक, ऋग्वेद की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, कब हुई थी। यानी कि इसके प्रमाण के बारे में जानकारी मिलती है, यानी सहूलियत हो जाता है हमें ऋग्वेद के बारे में जानने के लिए। यानी क्यों? क्योंकि ये विश्व का अभिलेख है। ठीक, ये कहाँ पे है, कौन बताएगा? इसको तो हमने बता दिया, मितन्नी अभिलेख, मितन्नी अभिलेख यानी कि सीरिया। ठीक, वर्तमान सीरिया। और बताइए, अरमाइक जो हमने पहले इसके बताया था, अरमाइक लिपि थी ना, कहाँ पे? सीरिया में थी। कुछ अभिलेख देखिए प्रशस्तियों के रूप में भी होते हैं। प्रशस्ति का मतलब क्या जानते हैं? प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब ये होता है कि किसी राजा के बारे में अच्छी अच्छी जो बातें लिखी हैं अभिलेखों पर, उसे प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रशंसापूर्ण बातें लिखी हुई हैं, खूब प्रशंसा की गई है, तारीफ किया गया है उस राजा के बारे में, वही प्रशस्ति अभिलेख होता है। ठीक है, तो देखिए मैं अब इन चीज़ों को मैं आपको लिखवाऊंगी अभी। ठीक है, लेकिन अब इसके पहले हम मुद्रा के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मुद्रा, क्योंकि मैं यह दोनों साथ में ही आपको लिखवाऊंगी। ठीक है ना, हो गया। भोगज कोई अभिलेख यानी मितन्नी अभिलेख सीरिया 4 देवी देवताओं के इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक, अब मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसकी बारी आई है। ठीक, मुद्रा, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं मुद्रा। देखिए मुद्रा का जो प्रचलन था, जब से इसका दौर शुरू हुआ ना, वह महाजनपद काल से शुरू हुआ। इसका आरंभ कब से हुआ? आरंभ मुद्रा का महाजनपद काल से। इस मुद्रा का आरंभ महाजनपद काल से शुरू होता है। महाजनपद काल के पहले मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं था, यानी कि इसके पहले प्रचलन नहीं था मुद्रा का। ठीक, और मुद्रा कैसी थी? मुद्रा कैसी थी? आहत मुद्रा थी, आहत। और ये बने किसके होते थे? इस मुद्रा को एक और नाम से जानते थे, पंचमार्क। ठीक, अब ये बने कैसे होते? ये बने थे चांदी के, और कुछ तांबे के भी मिले हैं। तांबे के भी मतलब सिक्के मिले हैं, सिक्के मिले हैं। लेकिन सर्वाधिक सिक्के किसके हैं? सिक्के किसके हैं? चांदी के ही हैं। ठीक,
इस सिक्कों पर ये आहत क्यों नाम है इसका? आहत का मतलब ये है कि जैसे आज के दौर में मुहर होता है ना, उस पर कुछ लिखा रहता है और मुहर को हम क्या करते हैं, पेपर पे ऐसे स्याही लगा देते हैं तो क्या होता है, उस पर उसकी छाप पड़ जाती है। उसी तरीके से मुहर होता था, तो उस पर पेड़, मछली और जो भी आकृतियाँ बनी होती थी उस पर ऐसे ऐसे छाप देते थे। यानी कि ऐसे जैसे ये सिक्का बना हुआ है या तो इस पर बना हो और इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे मार देते हैं तो इस पर क्या, इसको छाप पड़ जाती थी, यानी चोट लगती थी, एक आहत होता था। इस वजह से इसको आहत मुद्रा कहते हैं। इस आहत मुद्रा पे कौन कौन सी आकृति बनी रहती थी? पेड़ की, मछली की, अर्धचंद्र की, पेड़, मछली, अर्धचंद्र की आदि आकृति बनी रहती थी। ठीक है, इसे आहत मुद्रा कहते थे। और बताइए, इस आहत मुद्रा को जारी कौन करता था? इस आहत मुद्रा को जारी कौन करता था? इसे उस समय के जो व्यापारी वर्ग थे, व्यापारी वर्ग जो है इस मुद्रा को जारी करता था। ठीक, इसे आहत मुद्राओं का जो जारी होने का जो काम था ना, वो वहाँ के व्यापारी निगम, जो संघ का जो निगम होता था उसके द्वारा जारी किया जाता था। ठीक, फिर मौर्य काल, जब मौर्य काल आया तो यहाँ से मुद्राओं का आकृति में थोड़ा परिवर्तन हो गया। ठीक है, मौर्य काल में भी आहत मुद्रा रहे, लेकिन आकृतियों में परिवर्तन हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर ये हो गया, आप समझ लिए ना, मैं आप समझा रहे हूँ, मैं एक एक करके लिखवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मौर्य काल, जब मौर्य काल में आहत मुद्राओं का ही प्रचलन था, मुद्रा का प्रचलन था, लेकिन इसमें क्या हुआ, आकृति में परिवर्तन हुआ। और यह जारी कैसे होता था? मौर्य काल में जो मुद्राएं जारी होती थी वह मौर्य राजा के द्वारा जारी होता था। जारी किसके द्वारा होता था? मौर्य राजा के द्वारा जारी होता था। ठीक है, समझ में आ रहा है बातें? यानी कि मौर्य काल में आहत मुद्रा का ही प्रचलन था, लेकिन इनकी आकृतियों में परिवर्तन हुआ और ये जो जारी होते थे वह मौर्य राजा के द्वारा ही जारी होते थे। ठीक, मौर्य राजा के आदेश पर जारी होता था। फिर मौर्योत्तर काल आया। मौर्योत्तर काल में मुद्राओं का प्रचलन बंद हो गया। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मौर्योत्तर काल में क्या हुआ? मुद्राओं का प्रचलन बंद हो गया। मौर्योत्तर काल में मुद्राओं का प्रचलन बंद हो गया। ठीक, अब क्या परिवर्तन हुआ यहाँ पर? अब क्या हुआ? अब मुद्रा पर क्या हुआ? राजा का नाम, मुद्रा पर क्या हुआ? राजा का नाम। ठीक, राजा का चित्र मतलब फोटो, राजा का चित्र। फिर और क्या होता था? राजा के जो आराध्य देवी देवता थे, राजा के आराध्य देवी देवता का चित्र। ठीक, समय और जो उसमें तिथि भी होता था। ठीक है ना, तिथि भी होता था, तिथि साथ में तिथि समय होता था। ठीक है ना, किसमें? मौर्योत्तर काल के मुद्राओं पर। यहाँ पर आहत मुद्रा नहीं थी मौर्योत्तर काल में। ठीक है ना,
और ये जारी किसके द्वारा होता था? मौर्योत्तर काल के राजवंश द्वारा ही जारी होता था। ठीक है, ये जो मुद्रा होता है मौर्योत्तर काल के राजवंशों द्वारा ही जारी होता था। ठीक है, मौर्योत्तर काल में आहत मुद्रा का प्रचलन बंद हो गया। ठीक, राजा और जब मुद्रा जो होती थी मौर्योत्तर काल की, उसमें राजा का नाम, राजा की चित्र, तिथि और राजा के देवी देवताओं के भी चित्र रहते थे, उस पर तिथियाँ रहती थी और यह जारी होता था मौर्योत्तर काल के राजवंशों द्वारा। ठीक, और ये भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन देखने को कहाँ मिलता है? ये भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कहाँ देखने को मिलता है? मौर्योत्तर काल में ही देखने को मिलता है। ठीक है, मौर्योत्तर काल में ही स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन मौर्योत्तर काल में ही देखने को मिलता है। और राजा कौन सा था? राजा था, कौन बताएगा? इंडो ग्रीक मिनांडर। राजा कौन था? इंडो ग्रीक मिनांडर था। ठीक है, राजा इंडो ग्रीक मिनांडर ने मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किया था। ठीक, और क्या थे? इसको हटा रही हूँ, कुछ बातें और बता देती हूँ उसमें। ठीक, उसके बाद सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के मौर्योत्तर काल में ही आए थे। ठीक है ना, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके काल में आए? मौर्योत्तर काल में आए ना। वंश कौन था? कुषाण वंश था। ठीक, सर्वाधिक सोने के सिक्के मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश द्वारा हुआ था। नियमित रूप से स्वर्ण सिक्के का प्रचलन कब हुआ? कुषाण वंश द्वारा ही हुआ, नियमित रूप से भी हुआ था। ठीक है, नियमित रूप से। जो नियमित रूप से स्वर्ण सिक्के प्रचलन में हुआ, वह किसके द्वारा हुआ था? कौन बताएगा? भीम कडफिसेस द्वारा। ठीक है ना। भीम कडफिसेस द्वारा नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी हुए थे। शुद्ध सोने के सिक्के किसके समय जारी हुआ था? कुषाण वंश द्वारा। ठीक, और गुप्त काल में क्या हो गया? फिर जब ये खत्म हो गया मौर्योत्तर काल, तो फिर गुप्त काल भी देखिए आया। गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में क्या हुआ था? सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हुआ था। गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हुआ था। और कुछ कैसे थे? कुछ मिलावटी प्रकार के थे। ठीक है, मिलावटी प्रकार। ठीक है ना। और बताइए, यह देखिए, अब इसके बाद मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ। ठीक है, लिखवा देती हूँ ना। ये हमने आपको समझाया है। और जो सर्वाधिक सिक्के जो थे
मौर्योत्तर काल में ही जारी हुए थे सबसे अधिक सिक्के, मौर्योत्तर काल में ही सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में ही जारी हुए थे, काल में जारी हुए थे। ठीक, अब बताएं। इसका मतलब ये है कि उस समय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। ठीक, यानी कि आर्थिक गतिविधि कैसी थी? बहुत अच्छी थी। इस वजह से पूरे प्राचीन भारत में, पूरे प्राचीन इतिहास में मौर्योत्तर काल में ही अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। ठीक, इस समय व्यापारिक कार्य होते थे, इस समय व्यापारिक कार्य होते थे। ठीक, अब देखिए मैं लिखवा दे रही हूँ, ठीक है ना? ठीक, अब इसे मैं एक एक करके लिखवा रही हूँ। आज हमारी जो लिखने वाला काम होगा अभिलेख पर होगा और मुद्रा पर होगा, ये दोनों बाद में होंगे। ये मृदभांड, मोहरे, चित्रकला ये शायद एक दिन हो जाएगा और ये दोनों एक दिन हो जाएंगे। ठीक, अब हम एक एक करके लिखवा रही हूँ और साथ में आप लोग मेरे लिखते रहिए। अब समझाने का कार्य मैंने कर दिया। देखिए यहाँ पर जहाँ पर समझाने की चीज़ है ना, मैं वहाँ समझाऊँगी आप लोगों को, और जहाँ समझाने का नहीं है ना बेटा, वहाँ नहीं समझा पाऊँगी मैं, क्योंकि ये सब देखो सोच चल रहे हैं, सब धार्मिक चीज़ें में से सब चीज़ें निकाली जाती हैं, लेकिन यहाँ समझाने की चीज़ अभिलेख, मुद्रा, मृदभांड, ये जितने भी चीज़ें मैं जहाँ पर समझाने की चीज़ें मैं समझाऊँगी। ठीक, हो गया। अब हमारी जो लिखने का काम शुरू हो रहा है, तो आप लोग शुरू हो जाइए लिखने के लिए, है ना? सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लोग पुरातात्विक स्रोत ही यहीं डाल दीजिए। ठीक, हेडलाइन यहीं डाल दीजिए, पुरातात्विक स्रोत। अब इसमें 2 लाइन लिख लीजिए। पुरातात्विक स्रोत में लिखिए, यह साहित्यिक स्रोतों की तुलना में, मैं यहीं पर लिख रही हूँ। ठीक, यहीं पर, यह साहित्यिक स्रोतों की तुलना में, साहित्यिक स्रोत की बात, पुरातात्विक स्रोत की बात कर रही है। पुरातात्विक, यह साहित्यिक स्रोतों की तुलना में ज़्यादा प्रामाणिक होता है, ज़्यादा प्रामाणिक होता है। ठीक, अब एक दूसरी बात लिख लीजिए, साहित्यिक स्रोत के लिए यह पूरक का काम करता है। पूरा यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत के लिए, साहित्यिक स्रोत के लिए पूरक का कार्य करता है, पूरक का कार्य करता है। इसके अंतर्गत यहाँ पर लिखिए, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अभिलेख, मुद्रा, मृदभांड, कॉमा दे लिखते रहिए, भवन स्थापत्य कला, मोहरे चित्रकला, मूर्ति कला शामिल है। हो गया? ये हो गया तो इसके बाद आप लोग क्या लगाएंगे? हेडलाइन, अभिलेख लिख दीजिए। हो गया ना?
यहाँ पर अभिलेख लिखिए, अभिलेख। अभिलेख, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब अभिलेख में जो बातचीत है वह मैं लिख रही हूँ, आप लोग लिखते रहिए। दिखाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा आवाज़ पूरा वहाँ तक जा रही है? ठीक। अभिलेख, अभिलेख में अब आप लोग हेडलाइन अभिलेख डाल दीजिए। एक एक बातें मैं यहाँ से लिखती रही हूँ और आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिए। लिखिए, अभिलेख के अध्ययन को लिखिए, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी, एपिग्राफी पूछता है, कोष्टक में लिख लीजिए आप लोग, पूरा लेख शास्त्र, पूरा लेख शास्त्र। ठीक, देखिए परीक्षाओं में पूरा लेख, अच्छा ठीक है, पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। देखिए परीक्षाओं में ना अभिलेखों के अध्ययन के बारे में पूछेगा कि अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ज़्यादातर यह नाम लिखा रहता है, यह एपिग्राफी। ठीक, और कभी कभी अगर ये नहीं रहेगा तो पूरा लेख शास्त्र लिखा रहता है। ठीक है, तो आप दोनों बातें मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग समझ जाएंगे। और दूसरा, प्राचीन लिपियों का अध्ययन, प्राचीन लिखिए, प्राचीन लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी तथा प्राचीन तिथियों का, प्राचीन तिथि मतलब तारीख, तिथियों का अध्ययन, अध्ययन क्या कहलाता है? पैली देखिए यहाँ पर प्राचीन लिपियों, लिपियाँ मतलब जानते हैं ना, लिपि, अगर लिपि का अध्ययन किया जाता है तो पैलियोग्राफी कहा जाएगा। अगर प्राचीन तिथियों के अध्ययन के बारे में बात हो रही, तिथि समय, तो उस अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी। ठीक, यहाँ पर थोड़े थोड़े बस शब्दों में अंतर है। पैलियोग्राफी यहाँ पर लिखा है, पैलियोग्राफी लिखा है। ठीक, तिथियों के लिए। ठीक है, आप लोग इसे लिखिए। देखिए एक एक तथ्य ढूंढ ढूंढ के मैं ला रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कोई प्रश्न कहीं से जाने ना पाए। ठीक, अब लिखिए, अभिलेख सभी स्रोतों में सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत है। अभिलेख सभी स्रोतों में सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत है। स्रोत है। उसके बाद लिखे, किसी दीवार, पत्थर, किसी दीवार, पत्थर, मूर्ति, मूर्ति, स्तंभ, स्तंभ, धातु, धातु आदि पर उत्कीर्ण, धातु आदि पर उत्कीर्ण, उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का मतलब उत्कीर्ण किए जाते हैं, उत्कीर्ण
किए जाते हैं। उत्कीर्ण का मतलब है कि खोद खोद कर लिखे जाते हैं, ठीक है। यहीं पे आप कोष्टक में शायद लिख लीजिए, इसके बाद ही कोष्टक में लिख लीजिएगा, ठीक है। खोद खोद कर लिखा हुआ, खोद खोद कर लिखा हुआ, ठीक। ये उत्कीर्ण के बाद यहाँ खोद खोद लिख दिए, क्योंकि अब ये लिखा मैं मिटा दूँगी नहीं, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखिए, विश्व का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख, विश्व का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख, सुनाई दे रही है आवाज़ ना। 1400 ईसा पूर्व की, 1400 ईसा पूर्व, ठीक, ईसा पूर्व का बोगज कोई मितन्नी लिखिए, मितन्नी, कोष्टक में सीरिया लिख दीजिए, सीरिया अभिलेख है, विश्व का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का बोगज कोई या मितन्नी अभिलेख है, ठीक। बोगज कोई अभिलेख में, बोगज कोई अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं के नाम लिखे हैं, 4 वैदिक देवताओं के नाम लिखे हैं। अब ये देवता कौन कौन से हैं आप लोग लिख लीजिए, इंद्र, वरुण, दूसरे नंबर पे वरुण, तीसरे हैं नास्त्य, तीसरे हैं इंद्र, वरुण, मित्र चौथे हैं नास, ठीक। इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य, कौन, बोगज कोई अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं के नाम लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखिए, बोगज कोई अभिलेख से ऋग्वेद का समय निर्धारण में मदद मिलती है, बोगज कोई अभिलेख से ऋग्वेद का समय निर्धारण में मदद मिलती है, ठीक। भारत में ज्ञात प्राचीनतम अभिलेख मौर्य राजा अशोक के हैं, भारत में ज्ञात प्राचीनतम अभिलेख मौर्य राजा अशोक के हैं। हो गया, इतना लिखिए। अशोक के अभिलेखों में अशोक की उपाधि देवा नाम प्रियदर्शी लिखा है, लिखिए। अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम क्या लिखा, अशोक का नाम, आप लोग अशोक का नाम नहीं, अशोक की उपाधि, अशोक की उपाधि क्या है उपाधि, देवा नाम प्रियदर्शी, देवा नाम प्रियदर्शी लिखा है,
नहीं दिखाई दे रहा तो मैं हट रही हूँ, दिख जाएगा। ठीक, लिखिए तुरंत इसे। दिखाई दे रहा ना? लिखिए अभी। हो गया? अब इसे हटा रही हूँ, ठीक है ना? अब आगे लिखिए। अशोक के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में मास्की, गुर्जरा, मास्की, गुर्जरा, नित्तूर, नित्तूर एवं उद्गोलम में, उद्गोलम में, यहाँ म है, ठीक, उद्गोलम में, उद्गोलम स्थानों से, में नहीं, स्थानों से, स्थानों से प्राप्त लेख, प्राप्त लेख, प्राप्त लेखों, प्राप्त लेखों में उसकी उपाधि, प्राप्त लेखों में उसकी, किसकी? अशोक की, उसकी उपाधि के साथ ही, उपाधि के साथ ही उसका वास्तविक नाम, उसका वास्तविक नाम, वास्तविक नाम अशोक भी मिलता है। लिखा है हमने, अशोक के अभिलेखों में मास्की, गुर्जरा, नित्तूर एवं उद्गोलम स्थानों से प्राप्त लेखों में उसकी उपाधि के साथ साथ, उसकी उपाधि के साथ ही उसका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। यह प्रश्न पूछता है कि कौन से अशोक अभिलेख हैं जिसमें उसका वास्तविक नाम है। ठीक, यह छोटा हो चाहे बड़ा हो परीक्षाओं में आता है। ठीक है, इसके पहले एक हमने नाम बताया कि उपाधि बताई, देवा नाम प्रियदर्शी, कहाँ लिखा हुआ है वो हमने लिखवा दिया है ना। अब इसके बाद आप लिखिए, अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेखों में, अभिलेखों में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि सर्वाधिक लिखा हुआ है, सर्वाधिक लिखा हुआ है। यही हमने आपको भारत का चित्र बना के भी थोड़ा बताने की कोशिश किया। ठीक, उसके बाद लिखिए, खरोष्टी लिपि पश्चिमोत्तर भाग में लिखा हुआ है, खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि पश्चिमोत्तर भाग में लिखा हुआ है, यूनानी एवं आरमाइक लिपि
यूनानी एवं अरमाइक लिपि सीरियाई सीमांत क्षेत्रों में सीरियाई सीमांत क्षेत्रों में लिखा हुआ है। और आगे लिखिए, मौर्यों की राजभाषा प्राकृत थी। मौर्यों की राजभाषा कैसी थी? प्राकृत थी। इस कारण अशोक के अभिलेख प्राकृत अभिलेख की भाषा प्राकृत थी, है नहीं, ये थी। ठीक है। भारत के प्राचीनतम अभिलेख जो पढ़ा गया, लिखिए, भारत के प्राचीनतम अभिलेख जेम्स प्रिंसप ने कब पढ़ा था? 1837 में, 1837 ईस्वी में पढ़ा था। देखिए, प्राचीन अभिलेख तो हड़प्पा के थे, वो पढ़ी नहीं गई, लेकिन जेम्स प्रिंसप ने जो भारत में जो अशोक के अभिलेख हैं उनको पढ़ने का महारत हासिल किया था। ठीक, लिखिए। अब इसके बाद कुछ अन्य प्रमुख अभिलेख लिखवा दे रही हूँ, है ना? हो जाएगा ना? इसके बाद कुछ अन्य प्रमुख अभिलेख लिखिए। हो गया? इसके बाद लिखिए, कुछ हेडलाइन डाल दीजिए। दिखाई दे रहा? सुनाई दे रहा है आवाज़ कि नहीं जा रही है? कुछ अन्य प्राचीन भारतीय प्रमुख अभिलेख, इसे यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, कुछ अन्य प्रमुख प्राचीन भारतीय अभिलेख। कुछ अन्य नहीं, ऐसे नहीं, हाँ, कुछ अन्य प्राचीन भारतीय प्रमुख अभिलेख। ठीक है, आप इसे अपने रेड या ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। ठीक है। शक वंश के राजा, अब यहीं पर मैं इसे लिखवा रही हूँ। लिखिए, शक वंश के राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। शक वंश के राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक, उसके बाद लिखिए, कलिंग के चेदी वंश के राजा, कलिंग के चेदी
वंश के राजा, कौन राजा थे? खारवेल का उदयगिरी पहाड़ी से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख यह कहाँ है? कलिंग में है। यहाँ पर कलिंग तो ऐसे ही है, कलिंग मतलब उड़ीसा, ठीक है ना। गुप्त राजा समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति का मतलब कि यह प्रशंसा से भरी हुई बातें इसमें लिखी जाती है राजा की, ठीक। समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिए, ठीक। एरण अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बस यही पूछ देगा कि एरण अभिलेख कहाँ है, तो आपको पता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश लगा देंगे। या यह पूछ दे कि एरण अभिलेख किसका है, तो किसका? समुद्रगुप्त का, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय समय का महरौली है, ठीक। महरौली कहाँ है? दिल्ली में, ठीक। दिल्ली का लौह स्तंभ एवं उदयगिरी अभिलेख, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय का महरौली का दिल्ली का महरौली का लौह स्तंभ एवं उदयगिरी अभिलेख। अब आगे लिखिए। समुद्रगुप्त का भीतरी कहाँ है? गाजीपुर में है। गाजीपुर कोष्टक में लिख दीजिए, एवं जूनागढ़ अभिलेख, ठीक। अब कुछ और भी बातें हैं, लिखिए। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी रवि कीर्ति द्वारा रचित
रचित ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। ठीक, देखिए यह प्रश्न पूछता भी है कि चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी रवि कीर्ति द्वारा ऐहोल अभिलेख, मतलब ऐहोल अभिलेख के बारे में पूछ देगा कि ऐहोल अभिलेख किसने लिखवाया, तो रवि कीर्ति ने लिखवाया। ठीक, और रवि कीर्ति कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी था। और यहाँ पर भी पूछेगा कि भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है, तो भीतरी स्तंभ कहाँ है, भीतरी लेख कहाँ है, भीतरी गाजीपुर में है, स्थान भी पूछ लेता है। फिर यह भीतरी किसने लिखवाया है, समुद्रगुप्त ने लिखवाया है। ठीक है ना। और अब आप लोग लिखते रहिए साथ में। ठीक, अभी और है, अभी तो पूरा का पूरा भी मुद्रा बचा हुआ है ना। मालवा के राजा यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख लिखे यहाँ पे। मालवा के राजा, मालवा के राजा कौन थे पता है, यशोवर्मन। मालवा के राजा यशोवर्मन, यशोवर्मन नहीं, यशोधर्मन, यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। ठीक हो गया। और इसमें दो और हैं, दो लाइन हो गया। ऊपर का हो गया तो मैं हटा देती हूँ। ठीक है ना, दो लाइन इसमें और है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ये सब हो गए थे ना। हूण राजा, देखिए हूण राजा कौन था, तोरमाड़ था। तोरमाड़ का वराह की प्रतिमा पर लिखा हुआ ऐरण अभिलेख, ये पूछ देगा कि ऐरण अभिलेख किसने लिखवाया, तो किसने लिखवाया, तोरणमाड़ ने। ठीक, अब आगे लिखिए इसी में। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता, गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता, गौतमी बलश्री द्वारा लिखाया हुआ नासिक अभिलेख। ठीक, ये भी प्रश्न कहीं न कहीं पूछा जाता है। अब इसमें आपका ये अभिलेख ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हमारी चर्चा मुद्रा पर होगी। ठीक हो गया ना। अब जो हमारी अब चर्चा होगी मुद्रा पर, देखिए मुद्रा के बारे में आप लोगों को मैंने थोड़ी जानकारी दी थी एक समझाने के लिए। अब यहाँ पर मैं मुद्रा के बारे में जो लिख रही हूँ वो आप लोग मेरे साथ लिखते रहें, है ना। लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए,
लिखें। मुद्रा शास्त्र के जनक मुद्रा शास्त्र के जनक कौन है? मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप है। लिखिए, मुद्रा शास्त्र के जनक कौन है? जेम्स प्रिंसेप। हैं, ठीक। भारतीय मुद्रा परिषद, और लिखिए भारतीय मुद्रा परिषद 1910 में इलाहाबाद, अब इलाहाबाद क्या हो गया? प्रयाग हो गया, ठीक है। आप प्रयाग ही लिख लीजिए, प्रयाग। लेकिन उस समय तो इलाहाबाद था ना, तो इसलिए इलाहाबाद भी लिखना ज़रूरी है। इलाहाबाद स्थापना हुई थी। भारतीय मुद्रा परिषद 1910 में इलाहाबाद में, है ना, प्रयाग में। वैसे ठीक है, उस आज के तारीख में देखा जाए तो प्रयाग हो गया है, लेकिन उस समय इलाहाबाद था, तो इस इलाहाबाद हो सकता है प्रश्न आ जाए, या प्रयाग आ सकता है, ठीक है ना। इसलिए स्थापना हुई थी उस समय। सिक्के के अध्ययन को लिखे। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक। और ये देखे, ये इंग्लिश सिक्के के अध्ययन को। अब और एक लाइन लेते, क्या पता आपको घुमा उमा के पूछ दे, तो ये हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा दे रही हूँ, ठीक है ना। देखिए, मुद्रा के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। मुद्रा के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। हो गया। भारत में ज्ञात प्राचीनतम सिक्के, लिखिए, भारत में ज्ञात प्राचीनतम सिक्के महाजनपद काल 6ठी सदी ईसा पूर्व लिख लीजिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व के हैं। दिखाई दे रहा ना। आगे लिखिए, आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, मोर, आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, मोर, अर्धचंद्र आदि आकृतियों का आदि जैसी आकृतियों का
ठप्पा मारकर सिक्का बनाया जाता था। ठप्पा मारकर सिक्का बनाया जाता था। महाजनपद काल में सिक्के व्यापारियों के द्वारा महाजनपद काल में सिक्के व्यापारियों के द्वारा व्यापारियों के संघ के द्वारा जारी किया जाता था। जारी किए जाते थे। ठीक, आगे लिखिए। लिख रहे हैं ना आप लोग? लिखिए आगे। मौर्य काल में आहत मुद्रा का ही प्रचलन था। मौर्य काल में आहत मुद्रा का ही प्रचलन। ये लगता है नया है, बिल्कुल एकदम पतला पतला लिखा ही रहा है। हाँ, चलिए, अच्छी है लिखावट हो रही है। मेरे लिए भी अच्छा हो जाता है। जब मोटा चलने लगता है ना तो ठीक से नहीं लिखा पाता। किंतु आकृतियों में परिवर्तन हुआ। किंतु आकृतियों में परिवर्तन हुआ। ठीक, और ये सिक्के राज्य की ओर से जारी किए जाते थे। राज्य की ओर से जारी किए जाते थे। ठीक, मौर्य काल में लिखिए। मौर्योत्तर काल में सिक्कों का संबंध मौर्योत्तर काल में सिक्कों का संबंध किससे हो गया था? राजवंशों से जुड़ गया। क्योंकि अब सिक्कों पर राजा के नाम आकृति समय के साथ राजाओं के आराध्य देवी देवताएं आराध्य देवी देवताओं की आकृति सिक्कों पर बननी शुरू हो गई। सिक्कों पर बननी शुरू
हो गई, शुरू हो गई थी। ठीक। मरणोत्तर काल में सिक्कों का संबंध राजवंशों से जुड़ गया, क्योंकि अब सिक्कों पर राजाओं के नाम, आकृति, समय के साथ साथ राजाओं के आराध्य देवी देवताओं की आकृति सिक्कों पर बननी शुरू हो गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे लिखिए। हो गया इतना, आगे बढ़ें। चलिए, और बताएं, लिख रहे हैं ना? और लिखिए आगे। अभी बचा है, अभी काफ़ी बचा है। ठीक ना, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लिखिए, मरणोत्तर काल में सिक्के सबसे पहले मरणोत्तर काल में सिक्के सबसे पहले इंडो ग्रीक कोष्टक में लिख लीजिए, यवन हिंद यूनानी, यवन हिंद यूनानी। ठीक। इंडो ग्रीक राजाओं द्वारा जारी किए जाते थे। अगला लिखिए, भारत में स्वर्ण सिक्कों का आरंभ भी, रखिए, भारत में स्वर्ण सिक्कों का आरंभ मतलब शुरुआत, आरंभ भी किसने किया था? इंडो ग्रीक राजाओं के द्वारा। इंडो ग्रीक राजाओं के द्वारा ही हुआ था। ठीक। राजा कौन सा था? मिनांडर था। पुस्तक में लिख लीजिए, राजा मिनांडर था, मिनांडर। ठीक। नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन विम नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन विम कडफिसेस के समय से शुरू हुआ, के समय से शुरू हुआ। ठीक। शुरू हुआ था। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाण राजाओं द्वारा चलाए गए।
कुषाण राजाओं द्वारा चलाए गए। ठीक। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी हुए। गुप्त काल में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे। ठीक। गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे। भारत में शीशे के सिक्कों का प्रचलन। भारत में शीशे के सिक्कों का प्रचलन सातवाहनों द्वारा आरंभ हुआ था। सभी धातुओं के सिक्कों को सम्मिलित रूप से, लिखिए, सभी धातुओं के सिक्कों को सम्मिलित रूप से देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में सिक्कों का प्रचलन मरणोत्तर काल में हुआ। सभी धातुओं के सिक्कों का सम्मिलित रूप से देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में सिक्कों का प्रचलन मरणोत्तर काल में हुआ। मरणोत्तर काल में हुआ था। ठीक। मरणोत्तर काल प्राचीन भारतीय इतिहास में, लिखे, मरणोत्तर काल प्राचीन भारतीय इतिहास में, लिख रहे हैं, लिखते रहिए। प्राचीन भारतीय इतिहास में आर्थिक व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक उन्नत होने का संकेत देता है। व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक उन्नत होने का संकेत देता है। लिखिए, कुछ लाइनें और हैं, बस हो गया। ऐसा करिए, आज के लिए इतना ही रखिए। ठीक है ना? आज के लिए इतना, उसके बाद हमारी चर्चा होगी आप लोगों की। ठीक। पढ़ते रहिए, खुश रहिए आप लोग, और इसका रिवीजन करते रहिए। ठीक। बार बार जब रिवीजन करेंगे ना तो आप लोगों को याद हो जाएगा, है ना? और कुछ पूछना है? नहीं? आप लोग इसको देखिए। अगर नहीं लिख पाते हैं ना तो जो यूट्यूब पर देखते हैं स्क्रीनशॉट खींच लिया करें, सुनते रहें मैं क्या लिख रही हूँ, या साथ साथ मेरे लिखते रहें, स्क्रीनशॉट खींच लेंगे ना तो आप लोगों के पास हो जाएगा। फिर बाद में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।